हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। कल के क्लास में आरबीसी मैंने ख़त्म करवाया था, ठीक है। ब्लड का 4 क्लास हो चुका है, जिसमें मैंने ब्लड का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से दे दिया है। और उसके बाद मैंने प्लाज्मा ख़त्म किया। उसके बाद आरबीसी कल के क्लास में ख़त्म किया। और आज हम लोग डब्ल्यूबीसी ख़त्म करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आज का पूरा जो क्लास है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में है, ठीक है। आज का पूरा क्लास क्या है, डब्ल्यूबीसी के बारे में है, ठीक है। पूरे डिटेल से मैं यहाँ पे चर्चा करती हूँ, पूरे डिटेल से आप लोगों को जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहें और आपके जो भी और आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मेरे से, उसके बाद उसका सेट लगाया कीजिए, ठीक है। सेट लगाने से आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और मुझसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है, और जो भी क्वेश्चन ना बने आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले क्लास में उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये क्या है, ये हमारे ब्लड का सॉलिड पार्टिकल है। मैंने शुरू के क्लास में बताया था कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है लिक्विड कंपोनेंट्स और एक होता है सॉलिड। लिक्विड कितना होता है 55% और सॉलिड कितना होता है 45%। और 55% जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और सॉलिड पार्टिकल जो होता है 45%, उसमें तीन कंपोनेंट आते हैं। सॉलिड 3 कंपोनेंट आते हैं, पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ये सारी चीज़ें और उनके रेशियो क्या होते हैं, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है अपने पिछले क्लास में। तो आज वो सब चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, क्लास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल का आकार कैसा होता है। आकार, तो देखिए इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित यानी कोई इसका निश्चित शेप नहीं होता है। कभी कभी ये अमीबा की तरह भी दिखता है, ठीक है। कभी कभी अमीबा की तरह ये दिखता है। दिखता है, ठीक है। देखिए एक एक लाइन में लिख लिख के आप लोगों को नोट्स बनवाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लिखते चले मेरे साथ में, ठीक है। आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, कोई शेप नहीं होता है। भिन्न भिन्न आकार बदलते रहता है, ये अलग अलग आकार बदलते रहता है, ठीक है। जैसे आरबीसी का जो साइज था वो कैसा था, अंडाकार था, ठीक है। लेकिन इसका कोई साइज नहीं है, ये बदलता रहता है, ठीक है। ये हुआ आकार का बात। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में किसका साइज जो है वो बड़ा है, आकार किसका बड़ा है, ये बड़े और छोटे की बात हो रही है, ये शेप की बात हो रही है। शेप कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और आकार की बात करें कि वो आकार कैसा होता है इसका, तो ये क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी कणिकाएं, बड़ी कणिकाएं बता चुकी हूं मैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो मात्रा में कम होता है, लेकिन साइज में ये सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अगर मात्रा की बात करें, आइए मात्रा की बात करते हैं। चलिए मात्रा, क्वांटिटी की अगर बात करें तो क्वांटिटी में क्या होता है, ये क्वांटिटी में क्या होता है, ये सबसे कम होता है, कम होता है। अगर साइज की बात करें तो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स। ये सब बता रखा है मैंने पिछले क्लासों में। और इससे छोटा क्या होता है, आरबीसी। यानी सबसे छोटा कण कौन सा होता है, आरबीसी। ये शेप की बात है, ये आकार की बात है, ठीक है। और अगर हम मात्रा की बात करें, क्वांटिटी की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी और सबसे कम कौन सी है, तो सबसे कम कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा आरबीसी,
सबसे ज़्यादा कौन सी कणिकाएं होती हैं? आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। इसका अन्य नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम या साइंटिफिक नेम कह लीजिए आप, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है डब्ल्यूबीसी का? तो अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, क्या है? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। इंग्लिश हिंदी में भी इसका नाम ल्यूकोसाइट्स ही होता है, कोई हिंदी नहीं होता है। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का अन्य नाम क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बता चुकी हूँ पिछले क्लास में आरबीसी का अन्य नाम क्या था। चलिए, आकार कैसा होता है? अनिश्चित होती है। ठीक है, देखिए डब्ल्यूबीसी मेल और फीमेल में कितना होता है? मेल एवं फीमेल में कितना होता है? डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000, 10,000 पर 100 ml हीमोग्लोबिन। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हेमोग्लोबिन यानी मेल और फीमेल में कितना होता है? हमने बताया था अपने पिछले क्लास में कि जो आरबीसी होते हैं वो मिलियंस में पाए जाते हैं, जो प्लेटलेट्स होता है वो लाखों में पाए जाते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो 1000 में पाया जाता है। यानी सबसे कम मात्रा किसकी है? डब्ल्यूबीसी की है। ये देखिए 1000 में पाया जाता है, कितना? लगभग 8,000 से 10,000 प्रति कितना? 100 ml हीमोग्लोबिन में कितना होते हैं? 100 ml हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 8,000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होता है। 8,000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो बता देती हूँ, मुझे पिछले क्लास में मैंने बता रखा है लेकिन इसमें बता देती हूँ। आप लोग को होमवर्क एक देती हूँ कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कहते हैं उसे? स्टडी ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कहते हैं उसे? मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए, देखिए रेशियो, अगर रेशियो की बात करें, अनुपात, तो रेशियो में होता है आरबीसी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कितना होता है? 600, प्लेटलेट्स कितना होता है? 40, और डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 1। ठीक है, रेशियो आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, जहाँ आरबीसी का होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? हमारे शरीर की जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं उसी में बोन मैरो होता है, और उसी में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ब्लड का। आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? बोन मैरो में। हिंदी क्या होता है इसका? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अच्छा, डेड कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होता है इसका? जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? एक तो बना कहाँ? बोन मैरो में। जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कोई कमेंट करेगा? कमेंट कीजिए आप लोग, जीवन काल कितना होता है?
WBC का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन, ठीक है, 2 to 4 डेज, ठीक है, 2 to 4 डेज, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। देखिए RBC का जीवन काल कितना था? 120 दिन। RBC का जीवन काल कितना था? 120 दिन, ठीक है। और बन कहाँ रहा था RBC? बोन मैरो में। व्हाइट ब्लड सेल भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। जीवन काल इसका देखिए कितना कम है, 2 से 4 दिन, ठीक है। मृत्यु कहाँ होती है? RBC की मृत्यु मरती कहाँ है ये? 2 से 4 दिन तो सरवाइव करती है, लेकिन फिर मरती कहाँ है? तो ब्लड में ही मर जाती है, ब्लड, रुधिर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब पुनः निर्माण इसका कहाँ होता है? पुनः निर्माण भी कहाँ होता है? ब्लड में ही, याद रखेंगे आप लोग, ब्लड, रुधिर में ही, ठीक है, रुधिर में ही पुनः निर्माण भी होता है। रेशियो कितना होता है? 640 और 1। फॉर्मेशन ऑफ WBC का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। डेड कहाँ होता है? ये मरता कहाँ है? ब्लड में। पुनः निर्माण कहाँ होता है? ब्लड में, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। जल्दी से नोट कीजिए, अब मिटा रही हूँ मैं। चलिए एक और पॉइंट आप लोग लिखेंगे, और पॉइंट ये है कि WBC में केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, याद रखेंगे आप लोग कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? बिना ब्रेन वाली कोशिका विदाउट ब्रेन, कोशिका सेल विदाउट ब्रेन, ठीक है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, RBC में नहीं पाया जाता है, ठीक है, RBC में नहीं पाया जाता है। अच्छा, WBC का कार्य क्या है? कार्य तो पहला कार्य ये है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, यानी रोगों से लड़ती है। WBC हमारे ब्लड में जो ल्यूकोसाइट्स होती है, जो WBC होते हैं, ये क्या करती है? रोगों से लड़ती है। प्रतिरोधक क्षमता, हमें क्षमता देती है कि हम रोग से लड़े, ठीक है। ये रोग प्रति क्षमता, ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देती है, ठीक है। यानी हमारे इम्यूनो सिस्टम को क्या बनाए रखती है? इम्यूनो सिस्टम को क्या करती है? बनाए रखती है, ठीक है। ये रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग, कोई भी जीवाणु आया उसको मारने के लिए ये हमें क्या करती है? प्रेरित करती है, या प्रतिरोधक क्षमता हमारा बढ़ाती है, कैपेसिटी बढ़ाती है रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए WBC को क्या कहते हैं? भक्षण करने वाली कोशिका भी कहते हैं। भक्षण करने वाली कोशिका क्या कहते हैं? इसको भक्षण करने वाली कोशिका। अब सवाल आता है कि मैम किसका भक्षण करती है ये? किसका भक्षण करने वाली कोशिका, यानी इनका कैसा नेचर होता है? फेगोसाइटिक नेचर होता है। फेगोसाइटिक नेचर की होती है, फेगोसाइटिक नेचर,
ठीक है। ये किसका भक्षण करती है? जो भी हमारे शरीर में, जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया आता है, कोई अवांछनीय पदार्थ आ जाता है, तो ये क्या करती है? ये क्या करती है WBC? ये अपने साइटोप्लाज्म का साइज जो है ना बढ़ा देती है। देखिए ये क्या है? WBC। कोई भी शेप हो सकता है WBC का, ठीक है। और इसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक है, ठीक है। और इसमें पाया जाता है फ्लूइड यानी द्रव्य। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य हिंदी में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटो इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? WBC जब भी बैक्टीरिया या कोई अवांछनीय यानी जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको क्या कहें? अवांछनीय पदार्थ। अवांछनीय, जब भी बैक्टीरिया या अवांछनीय पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो WBC क्या करता है? अपने साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ा देता है, अपने साइटोप्लाज्म का साइज क्या करता है? बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। विजिबल है? मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। जब भी बैक्टीरिया या अवांछनीय पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो WBC साइटोप्लाज्म का साइज क्या करता है? बढ़ा देता है। और ये साइटोप्लाज्म का साइज जैसे ही बढ़ता है, यह क्या करता है? बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेता है। बैक्टीरिया को साइटोप्लाज्म क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। याद रहेगा आप लोग को? देखिए एक एक लाइन में आप लोग को लिखा रही हूँ, ठीक है। बैक्टीरिया को क्या करता है? साइटोप्लाज्म पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन क्या ये 100% बैक्टीरिया को मार देता है? अगर ये 100% बैक्टीरिया को मार देता तो हमें जीवाणु से तो कोई रोग ही नहीं होता। तो नहीं, ये 100% बैक्टीरिया को नहीं मारता है, लेकिन कुछ मात्रा में अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में आ जाते हैं तो वो उन्हें खत्म कर देता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए देखिए, अब WBC के अन्य कई नाम होते हैं, इसके, ठीक है। WBC के अन्य नाम बहुत सारे होते हैं। देखिए कितने सारे नाम होते हैं और ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए इसको कहते हैं फेगोसाइटिक सेल, अभी मैंने बताया फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल क्या होता है? भक्षण करने वाली कोशिका, भक्षण करने वाली कोशिका होती है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसको हम फाइटर सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमें क्षमता प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। यानी क्या करता है? फाइट करता है, रोगों से क्या करता है? फाइट करता है। तो इसको क्या कहते हैं? फाइटर सेल। फाइटर सेल यानी लड़ने वाली कोशिका, लड़ने वाली कोशिका, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड क्या करता है? हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये भी तो एक बॉडीगार्ड हुआ ना, जो हमारी रक्षा कर रहा है बैक्टीरिया से। जो भी दूषित चीज़ है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियरी नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसका क्या कर रहा है? ये भक्षण कर ले रहा है। यानी क्या कर रहा है? हमारे बॉडीगार्ड के तौर पर ये काम कर रहा है। ये क्या है? बॉडीगार्ड सेल।
बॉडीगार्ड सेल कहते हैं इसको, यानी रक्षा करने वाली कोशिका। कोशिका। और ये कौन सी कोशिका है? इसका नाम अन्य है ना, नाम क्या है इसका? अन्य नाम एक और है, उसको कहते हैं हम सोल्जर। सोल्जर सेल। सोल्जर यानी सैनिक। सैनिक क्या होते हैं? दुश्मनों से रक्षा करते हैं देश का। दुश्मनों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं वो। वैसे ही WBC क्या करता है? जो बैक्टीरिया आता है वो क्या है? हमारे बॉडी का दुश्मन है, तो वो क्या करता है? उससे रक्षा करता है हमारी, यानी इसको क्या कहते हैं? सोल्जर सेल। सोल्जर सेल, ठीक है। सैनिक कोशिका बोलते हैं इसको, सैनिक की तरह काम करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये सैनिक कोशिका। याद रखेंगे आप लोग। देखिए एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, इतने सारे। फेगोसाइटिक सेल किसे कहते हैं? रक्त की फेगोसाइटिक सेल किसे कहते हैं? WBC को। फाइटर सेल किसे कहते हैं? फाइटर सेल किसे कहते हैं? फाइटर सेल किसे कहते हैं? लड़ने वाली कोशिका किसको कहते हैं? WBC। बॉडी गार्ड ऑफ सेल WBC। सोल्जर ऑफ सेल WBC, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं WBC की प्रकार, कौन कौन सी प्रकार होती है बेटा। चलिए नोट करते जाएंगे आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए कितनी प्रकार की होती है WBC, ठीक है। WBC की प्रकार कितनी होती है? तो WBC की प्रकार होती है 2। दो प्रकार। WBC की कितनी प्रकार होती है? 2 प्रकार, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए कौन कौन सी होती है? पहली होती है, और ये हो गया दूसरा। पहली होती है कणिका में, हिंदी में क्या बोलते हैं? कणिका में। कणिका में। और इसको क्या बोलते हैं दूसरा? अकणिका में। कणिका में। अकणिका में, ठीक है। पहला होता है कणिका में, दूसरा होता है अकणिका में, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम, इंग्लिश कोई बताएगा क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स याद रहेगा, ग्रेनुलोसाइट्स और ये ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। कणिकाम्य के 3 प्रकार होते हैं, कणिकाम्य के 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला होता है वैसोफिल्स, वैसोफिल्स, ठीक है। पहला होता है वैसोफिल्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। पहला होता है वैसोफिल्स, वैसो पीएच हो जाएगा यहाँ पे, वैसोफिल्स, ठीक है। पहला होता है वैसोफिल्स। देखो एक बार विजिबल है कि नहीं यहाँ पे, तब बताऊंगी। वैसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स,
ठीक है, पहला है बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, याद रहेगा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, नीचे लिखो थोड़ा, चलो ऊपर ही ठीक है। पहला बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स और तीसरा होता है, तीसरा, पहला बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स और तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। ये पहला, ये दूसरा और तीसरा होता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स, ठीक है, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स, ये तीसरा होता है। क्या होता है, एक ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, तीन प्रकार के, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट कितने होते हैं, कर्णिका में कितने प्रकार के होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है। इसका हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, बेसोफिल्स को बेसोफिल्स ही लिखेंगे, बेसोफिल्स, ठीक है। इसको हिंदी में न्यूट्रोफिल्स ही लिखेंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, और इसको इसिनोफिल्स। याद रखिएगा आप लोग। देखिए नाम थोड़ा टफ है, लेकिन क्या कीजिएगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। साइंस में टर्म्स जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, वर्ड जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन उनको याद करना पड़ता है, ठीक है। देखिए कर्णिका में तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इसिनोफिल्स। अब बताइए कि बेसोफिल्स में कौन सी ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है। अच्छा वो दोनों भी बता देती हूँ कि अकर्णिका में जो होता है वो दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक है। पहला होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, साइट्स, ठीक है, याद रहेगा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनको मोनोसाइट, हिंदी में भी मोनोसाइट ही बोलते हैं, इसको मोनोसाइट, ठीक है, इसको लिम्फोसाइट। अब बताइए इन चारों में कौन सबसे छोटा होता है, कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए बेसोफिल्स जो होते हैं ना, ये सबसे कम पाए जाते हैं। बेसोफिल्स विजिबल है, लिखो यहाँ पे, चलिए सबसे कम, बेसोफिल्स क्या होता है, सबसे कम, कम, सबसे कम। और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, याद रखेंगे आप लोग, अधिक, सबसे अधिक। ये तो हो गया सबसे कम और सबसे अधिक। अब बताइए कि कौन सा सबसे बड़ा होता है और कौन सा सबसे छोटा होता है। तो मोनोसाइट जो होता है ना, ये होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा WBC, सबसे बड़ा WBC, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा। और ये क्या होता है, लिम्फोसाइट, सबसे छोटा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ से बनेंगे 6 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये देखिए। सबसे पहले तो पूछेगा कि रक्त जो होता है, रुधिर में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है, सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है, WBC। ये तो पहला सवाल हुआ कि सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है, WBC। उसके बाद आता है कि WBC कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो एक होता है कणिका में, दूसरा होता है अकणिका में, ठीक है, सॉरी, चलिए कणिका में और अकणिका में, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, ठीक है। अकणिका में जो होता है यानी अग्रेनुलोसाइट्स,
ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स। देखिए अब पूछेगा कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? ठीक है, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो वो होती है मोनोसाइट्स, सबसे बड़ी। फिर से मैं बोल रही हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो आप बताएंगे मोनोसाइट। उसके बाद सवाल आता है कि सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, तो आप जवाब देंगे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा WBC कौन सी होती है? हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा WBC कौन सी होती है? तो न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम कौन सी होती है? बेसोफिल्स। याद रहेगा आप लोग को? नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए अब पढ़ते हम एक एक करके सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेसोफिल्स के बारे में। मिटाऊं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए वेसोफिल्स के बारे में बताती हूँ मैं। पहला क्या है? वेसोफिल्स। पहला है वेसोफिल्स। वेसोफिल्स, ठीक है, वेसोफिल्स। ठीक है, ठीक है। देखिए वेसोफिल्स जो होता है ना, वेसोफिल्स वेसोफिल्स ये क्या होता है? देखिए बहुत स्लोली मैं लेके चल रही हूँ, लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उन्हें स्लोली अगर लगता है कि ज़्यादा तेज़ पढ़ाना चाहिए मैम को, तो आप लोग थोड़ा स्पीड करके देख लेंगे। ठीक है, ये जो बच्चे नए नए आते हैं उनके लिए ज़्यादा ये है कि वो लोग अच्छे से समझे चीज़ों को। ठीक है, आप लोग तो तेज़ करके भी 1.5 और 2.5 पे आप लोग देख सकते हैं तेज़ करके। ठीक है, उसके बाद आइए वेसोफिल्स। वेसोफिल्स क्या होता है? ये एलर्जी के टाइम में एक्टिवेट होता है। वेसोफिल्स क्या होगा? जब भी आपके शरीर में एलर्जी हो जाएगा किसी चीज़ का, दवा का साइड इफेक्ट्स हो जाता है, खराब खाना अगर हम खा लेते हैं बैक्टीरिया वाला, कवक वाला, तो क्या हो जाता है? फंजाई का हम लोग खाना खा लेते हैं तो क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी के समय क्या होता है? ये एक्टिवेट होता है। यह एलर्जी के समय एक्टिवेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, होता है। इसके बाद है यह एलर्जी के समय एक्टिवेट होता है। यह क्या करता है? अच्छा, एलर्जी किस केमिकल कंपाउंड से होता है, कोई बताएगा? एलर्जी किस केमिकल कंपाउंड से होता है? एलर्जी किस केमिकल कंपाउंड से होता है? तो एलर्जी जो होता है ना, वो किस केमिकल कंपाउंड से होता है? ये होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन केमिकल कंपाउंड से। कौन बनाता है हिस्टामिन? यकृत। याद रखेंगे आप लोग, यकृत, लीवर। ठीक है, आगे चले, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए वेसोफिल्स और क्या करता है? यह एंटी क्लोटिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। एंटी क्लोटिंग प्रोटीन का निर्माण।
ठीक है। क्या करता है ये? एंटी क्लोटिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी कौन है एंटी क्लोटिंग प्रोटीन? मैंने जब प्लाज्मा पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, उसके बाद क्या पढ़ाया था? जो ग्लोबुलिन था, फाइब्रिन था, ये सारे जो प्रोटीन थे वो क्या थे? क्लोटिंग प्रोटीन थे, जो शरीर के बाहर ब्लड को जमा रहे थे। ये क्या है? एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है। एंटी क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा होता है? हिपेरिन, मैंने उस समय चर्चा किया था। हिपेरिन, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? शरीर के अंदर ब्लड का क्लोट्स नहीं बनने देता है। शरीर के अंदर ब्लड का क्लोट नहीं बनने देता है। देखिए एंटी क्लोटिंग है, ठीक है। शरीर के अंदर ब्लड का क्लोटिंग नहीं होने देता। देखिए शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लोट हो जाए तो क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। नहीं होने देता, ठीक है। इसका निर्माण थोड़ी मात्रा में कौन करता है? वेसोफिल्स करता है, थोड़े मात्रा में निर्माण करता है। और ऐसे ज़्यादा मात्रा में कौन करता है? ज़्यादा मात्रा में निर्माण कौन करता है इसका? अधिक मात्रा में निर्माण कौन करता है? लिखेंगे आप लोग लीवर। देखिए लीवर कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि फैटी फूड को आप लोग कम कंज्यूम करें, कम खाएं, ताकि आप लोग का लीवर स्वस्थ रहे। और जब लीवर स्वस्थ होगा, देखिए कितने कामों को लीवर कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। प्रोटीन बना रहा है हमारे लिए। तो इसको क्या करना है? हेल्दी रखना है, हेल्दी रखना है। फैटी लीवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया? अधिक निर्माण हिपेरिन का कौन करता है? लीवर करता है। थोड़े बहुत मात्रा में कौन करता है? वेसोफिल्स। याद रहेगा। चलिए आप लोग लिखेंगे एक और काम इसका। ये क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है। क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है। क्या करता है? ठीक है, याद रहेगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवाता है। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है मैम? सबसे पहले तो सवाल आता है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है। तो जैसे हमारी बॉडी पे कहीं चोट लग गई, अचानक किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो क्या होता है? वहाँ पे रेडनेस आ जाता है। या अचानक से अगर गालों पे थप्पड़ कोई मारे या फिर कहीं भी चोट लग जाती है हमें, तो क्या हो जाता है? वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, सूजन आ जाता है। यानी क्या होता है? वहाँ की जो सेल्स होती है वो अचानक से डेड हो जाती है। अचानक से क्या होती है? डेड हो जाती हैं। हालांकि फिर से वो अपने आप को रिकवर कर लेती हैं, फिर से वो अपने आप को क्या करती है? रिकवर कर लेती है। लेकिन थोड़े समय के लिए क्या होता है? थोड़े समय के लिए चोट लग जाए या कोई चाटा मारे, चोट लगने पे जहां चोट लगा है वहां पर क्या होता है? वहां पे होता है सूजन। हमारे सेल के डेड होने पे क्या होता है? दर्द होता है। और क्या होता है? रेडनेस आता है। ये सब क्या है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का प्रभाव है, ठीक है। और क्या होता है? सेल डेड होता है, सेल डेड। इसके बाद क्या होता है? हीट होता है। उस जगह पे क्या होता है? जहाँ भी चोट लगी रहेगी या फिर किसी ने आपको जोरदार थप्पड़ मार दिया, तो आपके गालों में क्या होगा? थोड़ा क्या होगा? हीट बढ़ जाएगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ का सेल क्या हो गया है? डेड हो गया है, ठीक है। रेडनेस आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, दर्द होगा। ये कौन सी रिएक्शन है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कौन करवाता है? वेसोफिल्स, ठीक है। आगे चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स। देखिए
न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पहला हो गया, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये क्या होती है? ये होती है भक्षण करने वाली कोशिका। यही क्या करती है? भक्षण करती है जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का क्या करती है? भक्षण करते हैं, यानी ये क्या होती है? भक्षण करने वाली होती हैं। ठीक है, भक्षण करने वाली होती हैं, याद रहेगा। ठीक है, और देखिए अगर न्यूट्रोफिल्स ना हो तो कभी कभी जीवाणु मारने का जो काम है, जीवाणु मारने का काम कभी कभी मोनोसाइट भी करता है। अगर ऑप्शन में न्यूट्रोफिल्स ना हो तो आप मोनोसाइट करके आ सकते हैं। ठीक है, मोनोसाइट भी करता है। आगे चले, तीसरा नंबर क्या है? इसिनोफिल्स। तीसरा नंबर क्या है? इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स भी क्या करता है? इसिनोफिल्स, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए। इसिनोफिल्स में क्या करता है? ये एलर्जी और वायरस के खिलाफ लड़ता है। एलर्जी एवं वायरस के खिलाफ लड़ता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक ग्रेनुलोसाइट का दो टाइप। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अकर्णिकाम्य के जो दो पार्ट्स थे, दो टाइप्स थे, वो कौन कौन से थे? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और मोनोसाइट्स एवं लिम्फोसाइट्स। देखिए अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगता है क्लास लेने में, तो प्लीज़ आप लोग, अगर लग रहा है कि हाँ मेरे क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में है कि ये क्या होती है? ये भविष्य में काम करती है। क्या करती है? एडवांस लेवल की होती है, एडवांस लेवल की, एडवांस लेवल इम्यूनिटी। एडवांस लेवल इम्यूनिटी होता है इनका। क्या होता है? एडवांस लेवल इम्यूनिटी। ठीक है, एडवांस लेवल इम्यूनिटी मतलब ये भविष्य में काम करती हैं, ये भविष्य में। घबराइए मत, मैं बता रही हूँ। देखिए अब सवाल आपने बताया मैम कि ये भविष्य में काम करती है, यानी कैसे, क्या करती है ये भविष्य में? तो देखिए जैसे हमें पोलियो का टीका लगा, बच्चों को क्या लगता है? पोलियो का टीका लगता है, हेपेटाइटिस का टीका लगता है ना, हेपेटाइटिस का टीका लगता है, पोलियो का लगता है, बहुत सारे टीके लगते हैं बच्चों को बचपन में। जन्म के बाद बहुत सारे टीके लगते हैं 5 सालों तक, उसके बाद भी हम ले सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आया, उसमें भी हम लोग को क्या लगा? टीका लगा।
कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सबने क्या किया, टीकाकरण करवाया, वैक्सीनेशन करवाया, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे जो भी बीमारियां आई, जब भी कोरोना आया या फिर कुछ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग को विश्वास है कि उससे हमें लड़ने में क्या होगा, फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहेगा। तो यानी कैसे, क्या उसी वक्त हमने वो वैक्सीन लिया और उसी वक्त वो काम करेगा? नहीं, वो फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, उस वक्त काम नहीं कर रहा है, फ्यूचर के लिए। जब भी हमने वैक्सीन लिया, वो क्या हो गया, यहाँ जाके संग्रहित हो जाएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास। वो वैक्सीनेशन कहाँ, पोलियो का टीका लेना या फिर पास्ट में हमने जो भी वैक्सीन लिए, वो उसको कौन रखा है, उसको कौन ये करके रखा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये क्या करेंगे कि जब भी इन फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में जब भी हमें पोलियो की जो बीमारी है वो लगने वाली होगी, पोलियो के वायरस जो हमारे बॉडी में आएंगे, या फिर आप कह लीजिए कोरोना या फिर बहुत सारे हेपेटाइटिस होने वाला होगा, तो वो क्या करेगा, जब हमने वैक्सीनेशन करवाया होगा तो वो वैक्सीन तब काम आएगी, तब काम आएगी उन जो प्रतिरोधक करने वाली जो चीज़ें होती है जो हमारे लिए हार्मफुल होती है, उसको क्या करेगा, लड़ेगा उससे, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स के पास वो चीज़ है, वो वैक्सीन क्या रहता है, क्योर रहता है। वो क्या करता है, जैसे ही पोलियो हमें होने वाला है या फिर कोरोना के वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, तो ये क्या करती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और क्या करती हैं, अगर हमने वैक्सीनेशन करवाया है तो वो क्या करती है, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाती हैं उस वायरस को मारने के लिए, इसीलिए इसको कहते हैं भविष्य में काम आने वाली। वो उस वक्त काम नहीं आती है, लेकिन बाद में हमें अगर कोई बीमारी होती है और हमने वैक्सीनेशन करा रखा है, तब ये क्या करती हैं, उस बीमारी से लड़ती हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, तो हमें जब भी ज़रूरत होता है वो जाके हम लोग निकाल लेते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, वो जो वैक्सीन है वो जमा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, और जैसे ही वो बीमारी हमें हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उनको मार देते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो का अगर हमने टीका लिया, पोलियो का ड्रॉप पिया है, तो फ्यूचर में कभी हमें पोलियो नहीं होगा। जैसे पोलियो का हमने ड्रॉप पिया है तो इन फ्यूचर में भविष्य में कभी पोलियो नहीं होगा, क्योंकि जब भी पोलियो होने वाला होगा तो ये क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या होंगे, उसके जीवाणु उनके वायरस को क्या कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। यानी पोलियो अगर हमने टीकाकरण करवाया है तो भविष्य में कभी नहीं होगा। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा? देखिए कितना डिटेल में मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ। ये कब काम करता है, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तब आपको हो सकता है, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन। याद रहेगा, ये भविष्य में काम करती हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि WBC से होने वाली कुछ बीमारियां, और उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो गया, काफ़ी लॉन्ग क्लास हो गया होगा शायद, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन काफ़ी डिटेल्स में मैंने इन चीज़ों को चर्चा किया है, और जब भी आप डिटेल्स में कोई क्लास करते हैं तो टाइम तो लगेगा ही। अब आप 1 घंटे में सोचेंगे कि पूरा ब्लड कोई पढ़ा के निकल जाए, तो फिर वो तो नहीं होगा। आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने डेप्थ में बन रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, BPSC का हो, बिहार SI का हो, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHSL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कितना डीप क्वेश्चन बन रहा है। तो अब डीप में पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने पर काम नहीं चलेगा। तो रोग हम देखते हैं, रोग WBC से, रोग WBC की कमी से, WBC की कमी होगी तो क्या होगा, और WBC की अधिकता अगर अधिक हो जाएगा, अधिकता से कौन सा रोग होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए ये होता है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, याद रहेगा। और WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया,
ल्यूकेमिया क्या होता है, क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, जब WBC की कमी होगी तो ल्यूकोपीनिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा, इम्यूनो सिस्टम वीक कर देगा। ल्यूकोपीनिया क्या करता है, हमारा इम्यूनो सिस्टम जो होता है वो वीक करता है। WBC की अधिकता जब होगी तो क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा, ल्यूकेमिया होगा। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। देखिए, ठीक है, तो WBC जब भी हमारे शरीर में बहुत अधिक बनने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड में WBC वहाँ पे जमने लगता है, क्लोट्स बनने लगता है ब्लड में WBC का, और वहाँ से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उस अंग को हमें क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है जहाँ ऐसा हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। देखिए, जब WBC कम होता है, HIV क्या होता है, HIV में WBC कम हो जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, HIV में क्या होता है, WBC कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में मैं HIV को और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट जो टॉपिक है, प्लेटलेट्स। अपना लास्ट जो टॉपिक है मेरा वो पढ़ाऊंगी मैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, कल हम लोग HIV के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कल के क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय।